चलिए, तो हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले तो हम ऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही कोई भी पॉइंट हमें x कॉमा वाई दिया गया है, तो उस x कॉमा वाई पॉइंट को हम अपने रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये है, तो ये एक रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसमें इस एक्सिस को हम x बोलते हैं, इस एक्सिस को y बोलते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, दैट इज 0,0। यहाँ से हम x यूनिट डिस्टेंस x एक्सिस पर ट्रेवल करते हैं, फिर y एक्सिस के पैरेलल y यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो हमें एक पॉइंट मिल जाता है, दैट इज x कॉमा वाई। इसी कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम नाम देते हैं x कॉमा वाई। मतलब x एक्सिस में इसने x डिस्टेंस ट्रेवल की होगी और y एक्सिस में इसने y डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। दिस पॉइंट इज x कॉमा वाई। और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये दोनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सही है ना। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि आपके पास रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही हो, आपके पास एक और सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। उसमें इसी पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो ऑर्डिनेट यूज करते हैं, आर और थीटा। जहां पर इसका एंटी क्लॉक सेंस में ये जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस से, इसे हम कहते हैं थीटा एंगल। और ये जो डिस्टेंस होती है ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से, जिसे हम कहते हैं आर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम आर कॉमा थीटा भी कहते हैं, जिसे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, हमारा पूरा जो रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सारे अपने कर्व पढ़ेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी पढ़ेंगे, वो सब हम अपने रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही पढ़ेंगे। बट रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जा सकते हैं, वो आपको दिख ही रहा होगा। अगर हम दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक ही प्लेटफॉर्म पे डील करें, अगर हम अपने दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक ही प्लेटफॉर्म पे डील करें, तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं। अगर हम इस एंगल को थीटा कह दें, ये डिस्टेंस आर कह दें, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा वाई कह दें, या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर कॉमा थीटा कह दें, तो आर और थीटा के हिसाब से अगर आप चलोगे, ये आर और ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस हो जाती है आर कॉस थीटा, जिसे हम एक्स कह देंगे। और ये डिस्टेंस हो जाती है आर साइन थीटा, जिसे हम वाई कह देंगे। तो अगर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स कॉमा वाई है और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम पॉइंट का आर कॉमा थीटा है, तो यहाँ पे जो रिलेशन आपने डेवलप किया वो ये किया कि x की वैल्यू आर कॉस थीटा होती है और y की वैल्यू आर साइन थीटा होती है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही मतलब इन जनरल अगर आपसे कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, तो एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बना के दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस जो दो रेफरेंस लाइन होती है उनके बीच का एंगल 90 होता है। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कहते हैं कि ये जो एक्स और वाई एक्सिस होते हैं ना हमारे, इनके बीच का जो एंगल आपको दिया जाता है वो 90 की जगह थीटा दे दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। सही है ना। अच्छा, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन हो गया। अब अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो सेम लॉजिक, एक्स डिस्टेंस आप एक्स एक्सिस पे जाएंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल आप वाई डिस्टेंस जाएंगे, तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा जिसमें आप वाई एक्सिस के पैरेलल वाई यूनिट डिस्टेंस गए हैं, तो इसी पॉइंट को आप नाम दे देंगे एक्स कॉमा वाई, जहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी वाई। तो ये हो गया ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हो गया। अच्छा, अब ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो आपने नया कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखा है, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम और ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों में भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं। ये रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम अपना ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी रख देते हैं। ये ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, जिसके लिए इस ऑब्लिक एंगल को हम क्या कह देते हैं, थीटा। यहीं पे हमने रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी रख रखा, यहीं पे ऑब्लिक भी आ गया।
ये दोनों के लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया, दैट इज 0,0। अब देखो, जैसे हमने एक पॉइंट लिया था ऑब्लिक में, तो एक्स डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल की थी, इसके पैरेलल यहाँ वाई डिस्टेंस ट्रेवल की थी, तो हमने कहा था ये वाला पॉइंट हमारा एक्स कॉमा वाई है ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जो ऑब्लिक एक्सिस है हमारी वो है एक्स एंड वाई। अच्छा, जो ये रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हमने रेक्टेंगल बनाया, इसको हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कह देते हैं। तो रेक्टेंगल में हमने क्या किया, ये डिस्टेंस यहाँ तक ट्रेवल की एक्स, इसके बाद ये डिस्टेंस हमने ट्रेवल की वाई। तो यहीं पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने क्या नाम दिया है, ये डिस्टेंस हो गई कैपिटल एक्स, ये डिस्टेंस हो गई कैपिटल वाई। तो अभी इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने क्या नाम दिया है, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। बट यही पॉइंट हमने रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या नाम दिया है, सॉरी ऑब्लिक में क्या नाम दिया है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, जिसके लिए ये डिस्टेंस स्मॉल एक्स हो गई, ये डिस्टेंस स्मॉल वाई हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा ट्रायंगल में दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन को हमने बना दिया है। अच्छा, अब चूंकि ये पॉइंट तो सेम है हमारा, चाहे हम ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें चाहे रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दोनों में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को तो हम पी कह देते हैं। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल आ रहा है उस ट्रायंगल के हिसाब से हम एनालिसिस कर लेंगे। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल को बाहर जूम करके देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसके हिसाब से हम एक्स और वाई सबको रिलेट कर देंगे, तो उसमें ये एंगल थीटा बन रहा है, ये डिस्टेंस स्मॉल वाई आ रही है पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये डिस्टेंस कैपिटल वाई आ रही है, और ये वाली अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये वाली डिस्टेंस आ रही है कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। अब इसी ट्रायंगल से हम पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो वो कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई आ जाएगा, और यहीं पे अगर हम टेन थीटा निकालेंगे तो वो कैपिटल वाई बाई कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स आ जाएगा। सही है। यहीं पे आप cos थीटा भी निकाल सकते हो, cos थीटा में अगर निकालोगे तो कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स बाई स्मॉल वाई आ जाएगा। इन्हीं के हिसाब से आप अपने सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो इस थ्योरी में हमने क्या कहा कि रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, अ पॉइंट P x comma y in oblique coordinate system and P capital X comma capital Y in rectangle coordinate system। सही है। तो दोनों पॉइंट में क्या रिलेशन है वो आपने निकाला है। क्या है थ्योरी सबको समझ में आ रही है, ये बताइए। यहाँ तक मैंने आपको जितनी बात समझाई है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो प्लीज मुझे बताओ। या तो पॉइंट को हम रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर ये पॉइंट हमारा एक्स कॉमा वाई है तो ये डिस्टेंस एक्स होती है, ये डिस्टेंस वाई होती है। या पॉइंट को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें दो रेफरेंस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट की लोकेशन को एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक सेंस में देखते हैं, तो वो थीटा एंगल पे आ जाती है और वो डिस्टेंस आर आ जाती है। तो ये पॉइंट आर कॉमा थीटा हो जाता है। इसके बाद किसी पॉइंट को हम ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल में जो रेफरेंस लाइन है जिनके बीच का एंगल 90 हो रहा होता है, ऑब्लिक में वही किस एंगल पे आ जाती है, थीटा। इसी को हम कहते हैं ऑब्लिक एंगल। इसी थीटा को क्या नाम दिया जाता है, ऑब्लिक एंगल। ओके। तब जब पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट करते हैं तो ये डिस्टेंस एक्स हो जाती है, और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करके उस पॉइंट तक पहुंचते हैं तो ये डिस्टेंस वाई हो जाती है। तब ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई हो जाता है। अब हमने कहा कि अगर आपका पोलर कोऑर्डिनेट सेम पॉइंट का आर कॉमा थीटा है और रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, तो उसके हिसाब से जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड स्मॉल वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ से हम एक्स वाई से आर थीटा निकाल सकते हैं और आर थीटा से एक्स वाई निकाल सकते हैं इस रिलेशन को यूज करके। यहीं पे अगर हम एक रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ले लेते कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, एक ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, तब हम कहते हैं कि
ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिलेशन निकालने के लिए हम हर बार ये वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। इस ट्रायंगल के हिसाब से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होगी एक्स और वाई वाली वो लिख लेंगे यहाँ पे, और इसके हिसाब से साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा जो भी हमें लगाना होगा वो यूज करके हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में चले जाएंगे। ये अभी तक हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने का तरीका सीखा है। सही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो अभी अपनी पूरी स्टडी करेंगे वो रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही करेंगे, बट रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम के किसी भी रिजल्ट को अगर हमें ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाना है तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। इसकी हेल्प से आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने आप को ले जा सकते हैं। ओके, तो कन्वर्जन एकदम सिंपल सा है कि नहीं, ये सोचो भाई। ये था एक्स वाई सिस्टम, ये वाला पॉइंट 3,2 था, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस 3 रही होगी, ये वाली 2 रही होगी, तो हमें सिर्फ ये थीटा एंगल ही तो निकालना है और ये आर डिस्टेंस निकालनी है। तो हम कह सकते हैं दिस 3 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, दिस 2 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, तो थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2/3। दोनों को अगर हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 4, तो आर की वैल्यू आ गई √13, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, √13 कॉमा 10 इनवर्स 2/3। ये पोलर में आ गया। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट का कोऑर्डिनेट समझ में आया सबको? अच्छा, इसी को अगर हमें ऑब्लिक में चेंज करना होता तो ऑब्लिक में सेम वही लॉजिक लगा देते भाई। अब जो ऑब्लिक एंगल हमें लेना है वो कितना ले लेना है, 60 डिग्री। तो जो सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,2 आ रहा है वो तो यही आ रहा है, उसके हिसाब से उसको हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिख देंगे। तो ये हमारे लिए स्मॉल एक्स हो गया, ये हमारे लिए हो गया स्मॉल वाई, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3,2 है, तो ये डिस्टेंस हमारे लिए 3 हो गई, ये डिस्टेंस हमारे लिए 2 हो गई। बोलिए, तो जो ये वाला ट्रायंगल बनेगा जिस पर हमें एनालिसिस करनी है उसमें ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये स्मॉल वाई हो गया इन ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। अच्छा, ये डिस्टेंस हो गई 3 - x, समझ रहे हो कि नहीं, और ये हो गया 2। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दो। सबसे पहले हम क्या लगा दें, साइन 60 लगा देते हैं। साइन 60 इज 2/y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/sin 60, दैट इज 4/√3। सही है ना। यहीं पे हम cos 60 लगा देते हैं, cos 60 इज 3 - x/y, सही है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 इज इक्वल टू 3 - x/y, y 4/√3 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आएगा 2/√3 इज इक्वल टू 3 - x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 2/√3। ये जो कोऑर्डिनेट आएगा कितना आ जाएगा, 3√3 - 2/√3 कॉमा 4/√3 इन ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या ये बात समझ में आ गई? कन्वर्जन क्लियर हुआ सबको? अब अगला जो बात होती है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। x1 y1 एंड x2 y2, वो भी कहाँ पे, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब जब को आपको कोई सिस्टम मेंशन ना हो तो उसको हम रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लेंगे, क्योंकि हमारी पूरी स्टडी जो है वो रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती है। तो वो तो आप आराम से डिस्टेंस फार्मूला जानते ही हैं, दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी होगी दो पॉइंट के बीच में तो डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट आप यूज कर लीजिएगा और सीधा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये रिजल्ट निकाला भी वैसे ही गया है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये पॉइंट अगर मैं ए ले लूँ x1 y1, ये पॉइंट मैं बी ले लूँ दैट इज x2 y2, तो वही डिस्टेंस फार्मूले से अगर मैं ऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ऐसे ये पूरा x2 हो जाएगा, ये पूरा y2 हो जाएगा। तो अगर वहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालनी होगी
तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी x2 माइनस x1, और ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी y2 माइनस y1, और फिर हम ये डिस्टेंस राइट एंगल ट्रायंगल बना के निकाल लेंगे। तो वही जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूला कह देते हैं कहाँ पे, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। समझ रहे हो कि नहीं भाई? अच्छा, ये चीज़ तो एकदम आसान सी है, आपको भी आसान लग रही होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सही है ना? चलिए, इसके बाद अगला जो रिजल्ट आता है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 with ratio m:n is, वो होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, और वही पॉइंट हो जाता है mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, दैट इज एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो अगर सेक्शन फार्मूले की हम बात करें तो अगर दो लाइनें, मतलब एक दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ए पॉइंट ए एक पॉइंट बी है, दैट इज x1 कॉमा y1 है, और ये पॉइंट है x2 कॉमा y2। इसको कोई पॉइंट c है जो m/n में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो c पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये इंटरनल डिवीजन में ये होता है, और अगर यही सी पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, दैट इज x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2, तो यही जो C2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है जो सेम रेशियो m/n में ही डिवाइड कर रहा है C2 पॉइंट को, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, प्लस की जगह क्या रिप्लेस हो जाता है, माइनस। अच्छा, यहाँ पे अगर हम रेशियो देखें तो AC1 बाई BC1 m/n है, यहाँ पे अगर हम रेशियो देखें AC2 बाई BC2, ये m/n है। सही है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन के हिसाब से आप रेशियो निकाल देते हैं, AC1 बाई BC1 एंड AC2 बाई BC2। सही है ना? अच्छा, अब ये रिजल्ट पहले तो आया कहाँ से वो देख लो, जैसे इंटरनल वाला देख लेते हैं वैसे एक्सटर्नल वाला भी प्रूव कर ही लेंगे। तो वही सेम लॉजिक है, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बना लेते हैं, उसी रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रेशियो वाली बात देख लेंगे। जैसे हमने ये कहा, ये पॉइंट हमने ए कहा, दैट इज x1 कॉमा y1, तो ये डिस्टेंस हमारी x1 हो गई, ये डिस्टेंस हमारी y1 हो गई। इस पॉइंट को हमने b कहा, दैट इज x2 कॉमा y2, तो ये डिस्टेंस हमारे लिए x2 हो गई यहाँ तक, और ये डिस्टेंस हमारे लिए y2 हो गई। अब हमने कहा कि एक पॉइंट हमने लिया है c जो इसको m/n में डिवाइड करता है, सपोज इसका कोऑर्डिनेट हम कह देते हैं कैपिटल X कामा कैपिटल Y है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कैपिटल X, और ये वाली डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल Y। अब अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, ये वाला ऐसे करके, सही है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे लिए क्या होंगे, अब अगर हम इसका कुछ नाम दे दें, मान लो इसको D कह दें, इसको E कह दें,
तो हमें तो दिख ही रहा है ना कि ट्रायंगल ए सी वन डी सिमिलर ट्रायंगल है किसके, ट्रायंगल ए ई बी के। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो जो ए सी बाई ए बी का रेशियो है वो रेशियो जो है वो ए डी बाई ए ई का होगा, और वही रेशियो जो है वो सी डी सी वन डी बाई बी ई का होगा। सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड का रेशियो क्या होगा, सेम। अच्छा, अगर मैं ए सी बाई, अगर हमें यहाँ पता है तो ए सी वन बाई बी सी वन एम बाई एन है, तो ए सी वन बाई ए बी जो होगा वो एम बाई एम प्लस एन हो जाएगा। यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो m बाई एम प्लस एन ये रेशियो हो गया। अगर ए डी बाई ए ही करो तो ये जो ए डी डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस होगी क्या, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स वन, तो कैपिटल एक्स माइनस एक्स वन। और ये जो ए ई डिस्टेंस होगी ए ई वो होगी कैपिटल एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन। सही है। अगर हम इन्हीं दोनों को इक्वल कर दें तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल एक्स एम प्लस एन माइनस एम एक्स वन माइनस एन एक्स वन इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स वन। एम एक्स वन कैंसिल हो गया। कैपिटल एक्स एम प्लस एन इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। यहाँ से कैपिटल एक्स क्या आ जाता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। सेम एज हम क्या निकाल लेते हैं, वाई। सेम एज हम कैपिटल वाई निकाल लेते हैं तो आ जाता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। सेम रेशियो निकाल के हम प्रूव कर देते हैं। यही अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात होगी तो वही रेशियो हम एक्सटर्नल डिवीजन में ले लेंगे और वैसे ही सेम रिजल्ट हम प्रूव कर लेंगे। ओके, ये तो रिजल्ट की बात हो गई, कैसे प्रूव हो रहा है इसकी बात हो गई। अब इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे सपोज हमसे कहा गया कि दो पॉइंट हमने ज्वाइन किए 4,3 एंड 7,8। इसको एक पॉइंट सी है जो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और आपसे पूछा गया फाइंड सी, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा देंगे भाई। ये हो गया आपके लिए m, ये हो गया n, x1 y1 x2 y2। तो सीधा सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखने वाले हैं, 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 4 बाई 1 प्लस 2 एंड 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 3 बाई 1 प्लस 2। यहाँ से सीधा ये पॉइंट आप निकाल लेंगे क्या, 7 प्लस 6 दैट इज 13/3 एंड 8 प्लस 6 14/3। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, तो उसको समझ लो। जैसे आपने सेक्शन फॉर्मूले में पढ़ा कि ए और बी दो पॉइंट हैं, उसको एक पॉइंट सी m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ ए सी बाई बी सी का जो रेशियो है वो 1 से छोटा है तो पॉइंट ए के नियरेस्ट होगा। अगर यही a/b है और ए सी बाई बी सी का रेशियो 1 से बड़ा है तो पॉइंट बी के नियरेस्ट होगा। ठीक है ना। सेम अगर ए और बी है, ठीक है, और ए सी बाई बी सी वो जो एक्सटर्नल डिवीजन है वो 1 से ग्रेटर है तो पॉइंट बी के नियरेस्ट होगा। यहीं पे अगर मैं ए बी ले लूँ और ये ले लूँ और मैं कहूँ कि ए सी बाई बी सी 1 से छोटा है तो पॉइंट एक्सटर्नली सी के नियरेस्ट होगा। ये ज्योमेट्रिकली चीज़ें ध्यान रखिएगा। सही है ना। ये आप चीज़ें ज्योमेट्रिकली ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे कब पॉइंट आपको बनाना है। अगर ए सी बाई बी सी का रेशियो ऑब्वियसली ए सी बाई बी सी का रेशियो 1 से बड़ा है तो ए सी डिस्टेंस बड़ी होगी ना, तो पॉइंट बी के नियरेस्ट आगे बनेगा। और अगर ये 1 से छोटा होगा तो यानी बी सी डिस्टेंस बड़ी होगी तो पॉइंट ए के पीछे बन जाएगा। होगा हर बार पॉइंट इसी लाइन पे, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला आप लगा रहे हैं ना तो पॉइंट को आपको लाइन पे ही लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, यहीं पे अगर ये मिड पॉइंट हो जाता, यहीं पे अगर ये क्या हो जाता, मिड पॉइंट हो जाता, ये ए हो जाए ये बी हो जाए और इसको हम मिड पॉइंट कह दें,
तो यही रेशियो 1:1 मेंटेन हो जाएगा, हाँ या ना। तो अगर इस पॉइंट को हम x1 y1 कहेंगे और इस पॉइंट को x2 y2 कहेंगे, तो तुरंत इस मिड पॉइंट के हिसाब से हम क्या लिख देंगे इसको, x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। समझ रहे हो कि नहीं? यहीं पे अगर मिड पॉइंट के हिसाब से एक शॉर्टकट है, वो ये कहता है कि अगर इस पॉइंट को आप x1 y1 कहते हैं और इसका जो मिड पॉइंट है वो x कॉमा y है, सही है ना, C be the midpoint of A and B। तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो हमेशा होता है 2x माइनस x1 एंड 2y माइनस y1, ये वाला पॉइंट। मतलब आपको एक पॉइंट x दिया है, मिड पॉइंट दिया है, तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप सीधे कैसे निकलेंगे, 2x माइनस x1 2y माइनस y1। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम बाई 2 करोगे तो x आ जाएगा, इन दोनों का सम बाई 2 करोगे तो y आ जाएगा, इसका ट्वाइस माइनस दिस, इसका ट्वाइस माइनस दिस, तो ये पॉइंट आ जाता है। समझ गए कि नहीं? ये कुछ ज्योमेट्रिकली चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। यहाँ तक ओके हो? अब आइए, इसके बाद अगर आपने इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और बन जाते हैं, अगर आपने ए और बी दो पॉइंट लिए, ये पॉइंट x1 y1 लिया और ये पॉइंट लिया x2 y2, और आपने एक लाइन ली l इक्वल टू जीरो। l इक्वल टू जीरो मतलब लाइन की इक्वेशन होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऐसे करके एक एक्सप्रेशन दिया हुआ l, और वो लाइन इसको किसी पॉइंट सी पे कट करती है। मतलब मैं कहूँ कि इफ line l equal to 0 cuts the line joining point A and B at point C, then C divides the line AB with ratio माइनस एल ए बाई एल बी, या इसी को कह दो माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। एक बार लाइन में x1 पॉइंट रख देंगे, एक बार लाइन में x2 पॉइंट रख देंगे, दोनों का रेशियो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर यहाँ माइनस बच गया तो ये एक्सटर्नल आ जाएगा, यहाँ माइनस नहीं बचा तो ये इंटरनल आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट है। अच्छा, ये कोई ऐसा मैजिक नहीं है, हम ये मान लेते हैं कि जो ए सी बाई बी सी का रेशियो है वो m बाई n है, तो सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, और इसी पॉइंट को हम एल पे लाई करा देंगे। जैसे ही एल इक्वल टू जीरो पे लाई कराओगे तुरंत आपको क्या मिलेगा, ए एम एक्स टू प्लस ए एन एक्स वन, फिर बी एम वाई टू प्लस बी एन वाई वन प्लस सी एम प्लस सी एन इक्वल टू जीरो। यहाँ से जब आप m कॉमन करोगे तो ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी आएगा, और n कॉमन करोगे तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी आएगा, और ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से आप m बाई n निकालोगे तो माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी आ जाएगा। बस मैंने वही शॉर्टकट, हर बार आप ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा यही वाला रिजल्ट लगा देंगे। जैसे ही किसी लाइन सेगमेंट को, ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कोई लाइन डिवाइड करेगी, हमें ये भी नहीं पता कि वो एक्सटर्नल डिवाइड कर रही है इंटरनल डिवाइड कर रही है, हम सीधे उसका रेशियो निकालने के लिए माइनस एल ए बाई एल बी लगा देंगे। अगर ये माइनस बच गया, मान लो ये रेशियो आ गया -2:1, तो ये माइनस आपको भी ये बता रहा है कि ये डिवीजन जो है एक्सटर्नल है और रेशियो 2:1 है। अगर ये सिर्फ 2/1 आ गया तो इसका मतलब इंटरनल डिवीजन है और रेशियो कितना है, 2:1 है। समझ में आई ये थ्योरी कि नहीं आई, बोलो। ये थ्योरी का शॉर्टकट क्लियर हुआ भाई सबको कि नहीं हुआ, बताओ।
समझ में आया? अच्छा, अब यहीं के हिसाब से शॉर्टकट ये भी है कि अगर मान लो कि यही सेगमेंट ऐसे ले लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। अब मान लो दो पॉइंट आपको दे दिए मैंने, एक दे दिया मैंने ए एक्स वन वाई वन और एक दे दिया मैंने बी एक्स टू वाई टू। इन दोनों को ज्वाइन किया आपने। अब ज्वाइन करने के बाद जब लाइन को आप आगे बढ़ाओगे तो ये एक्स एक्सिस को भी कट करेगा, आगे बढ़ाओगे तो ये वाई एक्सिस को भी कट करेगा। अच्छा, एक्स एक्सिस की अगर हम इक्वेशन देखें तो यहाँ हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, जीरो। सही है ना। तो द लाइन सेगमेंट, ऐसे नहीं, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी डिवाइड्स एक्स एक्सिस विद रेशियो। अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू जीरो, तो रेशियो क्या आ जाता है, माइनस वाई वन बाई वाई टू एंड डिवाइड्स वाई एक्सिस विद रेशियो, ये रेशियो क्या आ जाता है, माइनस एक्स वन बाई एक्स टू। ये एक शॉर्टकट है जिसमें आपको सीधा एक्स और वाई एक्सिस का रेशियो निकालने में हेल्प हो जाएगी बिना किसी हेडक के। मतलब होता क्या है, जैसे ये है, पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को चार पार्ट में आप डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई लेते हैं तो एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हैं तो एक्स कैसा होता है, निगेटिव, वाई कैसा होता है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई लेते हैं तो एक्स और वाई दोनों कैसे हो जाते हैं, निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हैं तो एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव, वाई कैसा होता है, निगेटिव। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई लेते हैं तो एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव, और वाई कैसा होता है, जीरो। यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं एक्स कॉमा वाई तो एक्स कैसा होता है, जीरो, और वाई कैसा होता है, पॉजिटिव। इस एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं एक्स कॉमा वाई निगेटिव वाई एक्सिस पे, एक्स कैसा होता है, जीरो, और वाई कैसा, सॉरी, एक्स कैसा होता है, निगेटिव, और वाई कैसा होता है, जीरो। यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं एक्स कॉमा वाई निगेटिव वाई एक्सिस पे, तो एक्स कैसा होता है, जीरो, और वाई कैसा होता है, निगेटिव। ये ओरिजिन होता है जीरो जीरो। ये डिवीजन होता है कोऑर्डिनेट वाइज पॉइंट का। तो आपको जहाँ पे पॉइंट लेना हो वहाँ पे आप पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो उसके हिसाब से पूरा डिवीजन होता है पॉइंट का। चलिए देखिए, आप ऐसे कर रहे होंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले ऐसे कर लो, फिर इसका एक शॉर्टकट दे देता हूँ। तो आपने एक ट्रायंगल बनाया होगा, इस ट्रायंगल के सारे कोऑर्डिनेट आपने माने होंगे एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री। सारे साइड्स के मिड पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो ये मिड पॉइंट वन कॉमा टू हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया जीरो कॉमा माइनस वन, ये मिड पॉइंट हो गया टू कॉमा माइनस वन। फिर आपने इक्वेशंस लिखी होंगी, तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ऐसे तो लिखा होगा सबने। एक्स टू यस सर। प्लस एक्स थ्री बाई टू, वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू, फिर एक्स वन प्लस एक्स थ्री बाई टू और वाई वन प्लस वाई थ्री बाई टू। फिर आपने फॉर एक्स के लिए क्या होगा, तीनों इक्वेशन ऐड कर दी होंगी, तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री आपको क्या मिल गया होगा, थ्री। और ऐसे ही तीनों वाई वाली इक्वेशन ऐड कर दी होगी, तो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री आपको क्या मिल गया होगा, जीरो। क्या, देखो, अरे हाँ या ना भाई। यस सर। अब आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया होगा, तो एक्स थ्री की वैल्यू मिल गई होगी आपको वन। दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की होगी तो एक्स वन की वैल्यू मिल गई होगी थ्री, और तीसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की होगी तो
-1 टू की वैल्यू -1 मिल गई होगी। इसके बाद ऐसे ही आपने पहली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की होगी तो y3 आपको मिल गया होगा 4, और सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की होगी तो y1 आपको मिल गया होगा कितना 2। सर y3 -4 होगा। हाँ -4 मिला होगा। और लास्ट वाली इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y2 भी आपको 2 ही मिल जाएगा क्या। अब आप सीधा पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा 1, -4, एक आ जाएगा 3, 2 और एक आ जाएगा -1, 2। ये आपके आंसर रहेंगे। यही किया होगा ना सभी ने, बोलो। यस सर। अब देखिए, अगर आपको ट्रायंगल के मिड पॉइंट पता है, ठीक है ना, तो ये ट्रायंगल की ज्योमेट्री याद रखिएगा। इससे आप किसी भी सिचुएशन में ट्रायंगल के मिड पॉइंट अगर आपको पता है तो आप ट्रायंगल के वर्टेक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर हम इस पॉइंट को x1 y1 कह दें, इस पॉइंट को x2 y2 कह दें और ये पॉइंट x3 y3 कह दें, तो ये वाला जो पॉइंट आता है ना वर्टेक्स a, इसमें क्या होता है, ए को जो दो साइडें बना रही हैं, ये वाली साइड ए को बना रही है और ये वाली साइड ए को बना रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट ऐड करो और सामने वाला माइनस कर दो। तो इसका कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x3 माइनस x2, y1 प्लस y3 माइनस y2। ऐसे इसको कर लिखने के लिए क्या करोगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट को क्या करोगे ऐड और इसको माइनस, तो क्या आएगा x1 + x2 - x। हाँ माइनस x3, y1 प्लस y2 माइनस y3। ऐसे इसके लिए क्या लिखोगे x2 प्लस x2 x3 + माइनस x3 - x1। y2 प्लस y3 माइनस y1। बट ये कंडीशन आप केवल तब लगाओगे जब क्या होगा, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर क्या होगा मिड पॉइंट। पॉइंट्स। ऑफ साइड समझ गया कि नहीं भाई। तो आप डायरेक्ट ये वाला ट्रायंगल लगा दीजिएगा, इससे रिलेटेड जो रिजल्ट आपके पास हो उनको डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए डायरेक्ट यूज करके आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, एक लाइन में आंसर आ जाता है। और ये वही रिजल्ट ही है, मतलब ये जो कैलकुलेशन आपने किया है ना, इसी कैलकुलेशन से ये रिजल्ट बनाया है, तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। बट ये याद रखना बहुत आसान है, बट कंडीशन और कंस्ट्रेंट सिंपल सा इतना है कि ये सारे क्या हैं मिड पॉइंट। ये सारे क्या हैं भाई मिड पॉइंट। तो आप आराम से ABC कोऑर्डिनेट निकाल के लिख सकते हैं। BC1 अपॉन BC1 नहीं नहीं, आपने कहा ये C पॉइंट है जो इसको सपोज किसी रेशियो m/n में डिवाइड करता है, हमें कि नहीं पता इंटरनल है या एक्सटर्नल, हम मान लेते हैं अभी m/n का रेशियो है, जो भी आएगा साइन के हिसाब से लिख देंगे। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आपने लिख दिया 7m प्लस n बाई m प्लस n, ये आपने 3 लिख दिया। यहाँ से 7m प्लस n इज इक्वल टू 3m प्लस 3n आया होगा। सिंप्लीफाई किया होगा तो 4m इज इक्वल टू 2n आया होगा। यहाँ से m बाई n की वैल्यू आपने 1:2 निकाल दी होगी ना। याद रखिएगा आप सेकंड वाला भी चेक करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। 9m प्लस 3n बाई m प्लस n इज इक्वल टू 5, तो 4m इज इक्वल टू 2n यहाँ से भी आ रहा है और m बाई n का रेशियो 1:2 यहाँ से आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे द रेशियो इज 1:2। वो भी कैसा, इंटरनल। क्यों इंटरनल होगा, समझ में आ गया कि नहीं, बोलिए भाई, है ना। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्टिवली कि ये दूसरा रेशियो आ जाए, ये दूसरा रेशियो आ जाए, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट सी है वो कभी इस लाइन पर है ही नहीं, वो पॉइंट सी जो है वो इस लाइन पे है ही नहीं। तो इसका मतलब 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उसको चेक करने का ये एक तरीका भी है कि अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, जो तीसरा पॉइंट जो है वो इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा ही, इंटरनल या एक्सटर्नल। अगर वो सेम रेशियो आ रहा है तो वो 3 पॉइंट कोलिनियर है, अगर वो सेम रेशियो नहीं आ रहा है तो वो 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो सर ये ऐसा जरूरी है कि अगर सेम रेशियो आ रहा है तो उसको मतलब लाई करेगा ही। हाँ, अगर सेम रेशियो आ रहा है तो लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि वो किसी ना सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ, वो इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, तो किसी लाइन पे तो लाई कर ही रहा है ना AC BC में।
नहीं भाई, अगर ये Yes. पॉइंट 3,5 आ रहा है तो 3,5 में 3 से भी सेम रेशियो आया, 5 से भी सेम रेशियो आया, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इस लाइन पे होगा, तभी तो ये सेम रेशियो मेंटेन करेगा ना। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं होगा तो सेम रेशियो मेंटेन करेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो रेशियो वाला रिजल्ट है ये आपने सेम लाइन पे लेके ही तो निकाला है। ये जो Yes. रिजल्ट आपने लिखा है ये सेम लाइन पे ही तो पॉइंट एज्यूम करके लिखा था। तो कोलिनियर चेक करने का भी तरीका ये है कि अगर ये रेशियो सेम आ गए तो कोलिनियर है, ठीक है। Yes. Yes, sir. ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता था कि फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 3 कॉमा लैम्डा डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2,5 एंड 7,3। बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 3 कॉमा लैम्डा डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2,5 एंड 7,3। अब आप क्या करेंगे, एक से रेशियो निकालेंगे और दूसरे में वही रेशियो रख दूसरे वाले बाय रेशियो पुट कर लें। Yes. बताओ क्या आएगी वैल्यू। अब आप एक से रेशियो निकाल लो, तो ऑब्वियसली मान लेते हैं कि रेशियो m/n है, तो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m प्लस n बाई m प्लस n इक्वल टू 3। तो 7m प्लस 2n इज इक्वल टू 3m प्लस 3n, तो 4m इज इक्वल टू n। तो आपकी जो m/n का रेशियो आ गया 1:4 आ गया कि नहीं। अरे हाँ, तो ये जो लैम्डा पॉइंट है वो क्या हो गया, 1:4 के रेशियो में ही ले लो पॉइंट। नहीं समझे, तो 3 प्लस 20/5, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 23/5। दिखा सबको कि नहीं, Yes, sir. यही आपका आंसर हो गया। तो अब आपने एक से रेशियो निकाला और दूसरे में वही रेशियो यूज कर लिया। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सही है। चलिए अब कुछ चीजें स्पेशली हम समझ लेते हैं। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब पहला पॉइंट, फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल हाँ भाई, मैं बता रहा था, फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो ध्यान रखिएगा, वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या होता है, बोलिए, ऑलवेज पैरेललोग्राम। Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये 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 थ्योरी है, इससे कई बार कई जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, आप सोच के बताओ, रेक्टेंगल भी एक तरीके का क्या होता है, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी एक तरीके का क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो अब जरा रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस देख लो। ये बना लेते हैं रेक्टेंगल, ये बना लिया स्क्वायर, और ये बना लिया रोम्बस। ठीक है, तो रेक्टेंगल तीनों पैरेललोग्राम ही हो गए, बोलिए भाई। Yes, so. रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, तो तीनों के डायगोनल कैसे क्या होंगे,
बाइसेक्ट होंगे। पहली चीज, तीनों के डायगोनल कैसे हो रहे होंगे? बाइसेक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि तीनों क्या हैं? पैरेललोग्राम। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि तीनों के डायगोनल क्या होते हैं? बाइसेक्ट होते हैं, क्योंकि वो क्या है? पैरेललोग्राम। इसके बाद इसमें सारे एंगल कितने होते हैं? 90। 90। इसमें भी सारे एंगल क्या होते हैं? इंटरनल 90। बट इसमें एंगल 90 नहीं होते। समझ में आ रहा है? नहीं होती। अच्छा, इसमें आमने सामने की साइड लेंथ क्या होती है? इक्वल। सेम। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम है ना। और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड कैसी होती है भाई? सेम। सही है ना? आमने सामने की साइड यस कैसी सर। होती है? सेम। और डायगोनल क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इसमें भी आमने Yes, सामने sir. की साइड सेम होती है और डायगोनल क्या करते हैं? अच्छा, स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड क्या होती है? सेम। सारी सेम होती हैं। चारों साइड से हो. इसमें भी चारों साइड क्या होती है? सेम। सेम होती हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है? वो एंगल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 90 डिग्री का। यस। इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होते हैं? सेम। इसमें और इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं? सेम। मतलब ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो मैंने आपसे ये कहा कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सब क्या होता है? 90। इसमें भी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी क्या होता है? 90। बट इसमें एंगल ए, ठीक है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी कोई भी 90 नहीं होता। इसके बाद इसमें क्या होता है कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर होता है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर होता है। इसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी होता है। इसमें भी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी होता है। इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी किसके बराबर होता है? बी डी के। इसमें भी ए सी किसके बराबर होता है? बी डी के। इसमें ए सी और बी डी बराबर नहीं होते। हो गया? अच्छा, डायगोनल तो सब में बाइसेक्ट हो ही रहा होता है। इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो ए सी परपेंडिकुलर होता है किसके? बी डी के। ये इसमें इम्पोर्टेंट और होता है कि जो डायगोनल इसके बीच के एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तीनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा डायग्राम वाइज। जितना मैंने लिखाया है ना, ये डायग्राम एकदम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अब इसमें से जहाँ जैसी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगी वो हम लगा लेंगे। सही है? तो डायगोनल इसके परपेंडिकुलर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहोगे कि डायगोनल बाइसेक्ट हैं और उनके बीच का एंगल 90 है, किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो पैरेललोग्राम सीधे सीधे क्या हो गया? रोम्बस। क्लियर है? हाँ या ना? किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल जो हैं वो इक्वल हैं, किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल जो हैं वो इक्वल हैं, तो या तो वो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर। अब अगर उसके डायगोनल इक्वल हैं और चारों साइड इक्वल हैं तो स्क्वायर होगा। डायगोनल इक्वल हैं बट चारों साइड इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगल होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं सबको? बताओ। मतलब अगर किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल लेंथ के हैं तो वो या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर वो पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करते ही करते हैं, इसमें आपको कतई सोचने की जरूरत नहीं है। ये एक डिफरेंस है जो आपको पता। सही है? तो अब ये डायग्राम भी कहीं बना लो। अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ये वर्टेक्स x1 y1 है, ये वर्टेक्स x2 y2 है, ये वर्टेक्स x3 y3 है, ये वर्टेक्स x4 y4 है। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। Then
x1 plus x3 equal to x2 plus x4 and y1 plus y3 is equals to y2 plus y4। जहाँ जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। के बस इक्वल कर देना है आपको। तुरंत रफली एक लाइन बनाएंगे 4 -5 और यहाँ x y लिख देंगे। और ये एक्सटर्नल डिवीजन कितना दिया हुआ है m/n, वो कितना है 2/3। और कौन सा पॉइंट है C पॉइंट कितना दिया हुआ है आपको 2, 3। तो तुरंत 2 की वैल्यू को क्या लिखेंगे m × x2 - n × x1 डिवाइडेड बाई m - n। और जो 3 पॉइंट है उसको क्या लिखेंगे तुरंत m × y2 - n × y1 डिवाइडेड बाई m - n। समझ रहे हो कि नहीं भाई? अब सीधा उठा के इक्वल कर देंगे, हाँ या ना बताओ। अच्छा सॉरी, m की वैल्यू 2 रखेंगे ना, सही है ना? तो क्या आएगा -2 और प्लस का 12 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और माइनस का 3 इक्वल टू 2y प्लस 15। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। तो जो x y पॉइंट है कितना आ गया 5, -6। यही आ रहा है क्या? कैलकुलेशन चेक करो। y की वैल्यू चेंज हो रही ना, 15 प्लस -3 -9 आ रहा है, ठीक कह रहे हैं। y की वैल्यू चेंज हो रही है, -9 आ रहा है। तो आंसर 5, -9 आ रहा है। चेक करिए जरा, निकालोगे ना बेटा। ये है क्वेश्चन कि P पॉइंट दिया है 2, -3, सॉरी A पॉइंट दिया हुआ है -3, 4। B पॉइंट मान लो x, y है। जो P पॉइंट है 2, -3 वो इसको इंटरनली डिवाइड करता है 1:2 के रेशियो में, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि जो Q पॉइंट है वो A -3, 4 B x, y, इसको जो ये Q पॉइंट है यानी कि एक्सटर्नली जो डिवाइड कर। AQ बाई BQ है वो 1:2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो आपको Q पॉइंट बताना है। समझ गए कि नहीं? यस सर। तो ये दो कैलकुलेशन है। फिर आगे कह रहा फाइंड कोऑर्डिनेट Q एंड B हो जाएगा। फिर A जो है वो BP लाइन को डिवाइड करता है किस रेशियो में, ये बताना है, सही है ना। और Q जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, B डिवाइड्स A एंड B डिवाइड्स BP एंड QA, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो रेशियो बताना है। आप समझ गए कि नहीं भाई? एक ही फ्लो में क्वेश्चन हो जाता। देखिए क्या था कि A और B पॉइंट ऐसे कुछ थे, याद है मैंने आपको अभी एक थोड़ी देर पहले पूरा एक ज्योमेट्री समझाई थी कि कहाँ पे आपको पॉइंट लेना है। A और B पॉइंट थे। A पॉइंट -3, 4 दिया था, B पॉइंट हम x, y कह देते हैं और ये 1:2 के रेशियो में है। तो ऑब्वियसली जो P पॉइंट होगा वो A के नियर अबाउट होगा और AP बाई BP का जो रेशियो है वो 1:2 है। अच्छा, फिर जो Q पॉइंट है वो भी 1:2 के रेशियो में ही डिवाइड कर रहा है। तो जो AQ बाई BQ है वो भी 1:2 का ही रेशियो है। अब ये रेशियो 1 से छोटा है तो Q पॉइंट जो है वो किसके नियर आ जाएगा, A के। क्या ये कहानी सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? अरे बोलो यार। हाँ सर, हाँ सर। तो ये रेशियो हो गया 1:2 का। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 2 हो गया। यही तो हुआ ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं A जो है वो QB का मिड पॉइंट हो गया कि नहीं। A जो है वो मिड पॉइंट हो गया किसका, QB का। ये दिखा सबको कि नहीं भाई? अगर हम इसको x कह दें ये पूरी डिस्टेंस 2x हो जाएगी तो ये वाली डिस्टेंस भी तो x ही बचेगी ना, नहीं बचेगी? बोलो अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। यस सर। सही है। अच्छा
ये बात सबको कनेक्ट हो रही कि नहीं हो रही है, ये बताओ। ठीक है, तो अब अगर हम सीधे सीधे क्या निकाल लें, पी पॉइंट हमको क्वेश्चन में पता ही था। अरे बोलो यार, कितना था पी पॉइंट हमारे लिए? पी पॉइंट था 2, -3। हाँ या ना? तो क्यू पॉइंट हम सीधा निकाल लेंगे कि नहीं, बताओ। बोलो भाई, बी पॉइंट आप सीधा और क्यू पॉइंट सीधा निकाल लो। अब बी का कैलकुलेशन कर लो। तो बी पॉइंट का कैलकुलेशन 1:2 के रेशियो में करोगे तो 2 को क्या लिखोगे, x-6 डिवाइडेड बाई 3, और -3 को क्या लिख दोगे, y+8 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 12, y कितना आ जाएगा -17। तो x, y यानी b पॉइंट आ गया। अब सीधा b पॉइंट कितना ले लोगे, 12, -17, और a पॉइंट कितना ले लोगे, -3, 4, और q पॉइंट बिना एक्सटर्नल डिवीजन के निकाल दोगे कि नहीं, बोलो भाई। तो यहाँ से कैपिटल X कितना आएगा, -6, -12, और कैपिटल Y कितना आएगा 8 प्लस कितना हो जाएगा भाई 17। तो ये कितना -18, 25 आ रहा है कि नहीं, चेक करियो जरा। तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट -18, 25 आ गया, और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 12, -17 आ गया। क्या ये बात सबको क्लियर हुई, ये बताओ। दिखा, ये वाला शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं, इंपॉर्टेंट बस ये था। यस एक्सटर्नल डिवीजन से ये कैलकुलेशन आसान पड़ेगा कि नहीं, और ये सोचना भी एकदम ज्योमेट्री वाइज आसान था, कोई टफ नहीं था। अब आओ आगे बढ़ते हैं। ए डिवाइड्स बीपी लाइन, बीपी ये हुई, ए ये हुआ, तो ए बीपी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए किसको डिवाइड करना है, बीपी को। बीपी मतलब पी ए इज टू पी बी, समझ रहे हो कि नहीं भाई। बीपी और ए है, समझ रहे हो, ये रेशियो 1:2 दिया था। तो सोचो बीपी बाई पी ए चाहिए आपको, तो बीपी कितना हो गया आपका 2, और ये कितना हो गया 3। तो ये रेशियो तुरंत कितना आ जाएगा 2:3, और कैसा आ गया, एक्सटर्नल। आगे बढ़ो, कह रहा है कि बी जो है, बी वो डिवाइड कर रहा है क्यू ए को। बी जो है वो क्यू ए को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बताओ। बी जो है वो क्यू ए को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। 2:1। अब ध्यान से देखो, बी जो है वो Q और A को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो Q जो है, A जो है वो इसका मिड पॉइंट था कि नहीं था, सॉरी, Q और A था, ये 1:1 का रेशियो था बेसिकली। और आपको ये बताना है कि B जो है वो QA को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बेसिकली QB बाई QA निकालना है। तो QB क्या हो गया 2, और ये A हो गया। अभी भी रेशियो कैसा आ गया, एक्सटर्नल। ये आंसर हो गया। क्या ये दोनों चीजें दिखी सबको कि नहीं, ये बताओ। आपसे ये तो पूछा गया ना, बी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बीपी ए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्या पूछा गया, ए। तो ए और ए पी, यही तो होगा ना। ए जो है वो बीपी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बीपी को ए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सॉरी उल्टा रेशियो होगा यार, ये 3:2 आएगा। ए जो है वो बीपी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ऐसे, तो ये 3:2 एक्सटर्नली आएगा। अब देख लो, यस सर, ठीक है। तो कई बार आप अपने एक्सटर्नल डिवीजन वाले क्वेश्चन को ऐसे भी सिंपलीफाई कर सकते हैं कि अगर आपने सी पॉइंट लिया, सी पॉइंट आपको ए सी इज टू बी सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप ऐसे भी अपना कैलकुलेशन सिंपलीफाई करके कर सकते हैं। तो उससे भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई।